नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नए सिरे से हिंदी व्याकरण की शुरुआत कर रहे हैं और जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उन्हें सारे एग्जाम के अंतर्गत आने वाले जितने भी पर्सन हैं इस व्याकरण वाले टॉपिक से बाहर नहीं जाए, उतनी गहराई से व्याकरण का अध्ययन करेंगे। तो बिना देरी के शुरुआत करते हिंदी व्याकरण की। हिंदी व्याकरण, ठीक है। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि हिंदी व्याकरण शब्द की जो व्युत्पत्ति और रचना है वो कैसे हुई है। तो ये व्याकरण जो शब्द है, ये व्याकरण शब्द वी तथा आ उपसर्ग, व्याकरण शब्द वी तथा आ उपसर्ग, इसके बाद में संस्कृत की क्री धातु और क्री धातु के साथ में जो हिंदी का अन प्रत्यय है, इस अन प्रत्यय के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विश्लेषण करना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विश्लेषण करना। व्याकरण शब्द वी तथा आ उपसर्ग, संस्कृत की क्री धातु, संस्कृत भाषा की क्री धातु, और हिंदी के अन प्रत्यय के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अब विश्लेषण करना। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में हम सभी जानते हैं कि उपसर्ग किसी भी मूल शब्द के पहले जुड़ता है और पहले जुड़कर एक नए शब्द की नया शब्द बनाता है और नया शब्द बनाकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय भी किसी मूल शब्द के बाद में जुड़ता है और बाद में जुड़ने के बाद में एक नया शब्द बनाता है और नया शब्द बनाकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। दोस्तों, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे प्रत्यय। तो व्याकरण शब्द में वी तथा आ उपसर्ग, संस्कृत की क्री धातु, हिंदी के अन प्रत्यय के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विश्लेषण करना होता है। तो यहां पर एक प्रश्न कंप्लीट। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है और एक रिट के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि व्याकरण को जानने वाले को, व्याकरण को जानने वाले को क्या कहते हैं? कहने का मतलब जिस विद्वान के पास में व्याकरण का ज्ञान होता है, व्याकरण को जानने वाले को दोस्तों व्याकरण के नाम से पुकारा जाता है। इस नाम से व्याकरण के नाम से पुकारा जाता है। और ये जो प्रश्न है ये रिट की एग्जाम में पहले पूछा भी जा चुका है कि व्याकरण को जानने वाले को किस नाम से पुकारा जाता है। तो व्याकरण को जानने वाले को व्याकरण के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इस व्याकरण को षट वेदांगों में भी शामिल किया गया है और षट वेदांग में शामिल किया गया है। षट वेदांग में इस व्याकरण को दोस्तों किसकी संज्ञा दी गई है? षट वेदांग में व्याकरण को मुख की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई? षट वेदांग में व्याकरण को मुख की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा यहां पर तीसरा प्रश्न बनता है कि लिंग के आधार पर व्याकरण शब्द वो स्त्रीलिंग माना जाता है या फिर पुल्लिंग माना जाता है। तो व्याकरण होता है या फिर व्याकरण होती है? तो दोस्तों व्याकरण को लिंग के आधार पर, किसके आधार पर? लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर व्याकरण शब्द ये पुल्लिंग माना जाता है। लिंग के आधार पर व्याकरण शब्द क्या माना जाता है? पुल्लिंग माना जाता है। तो यहां पर चार प्रकार के प्रश्न है वो एकदम क्लियर हो गए कि व्याकरण शब्द वी आ उपसर्ग, संस्कृत की क्री धातु, अन प्रत्यय के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विश्लेषण करना होता है। व्याकरण को जिस व्यक्ति के पास में व्याकरण का ज्ञान होता है, तो व्याकरण को जो व्यक्ति जानता है उसको किस नाम से, वेरी इंपॉर्टेंट है, व्याकरण के नाम से पुकारा जाता है। और षट वेदांग में भी व्याकरण को मुख की संज्ञा दी गई है और लिंग के आधार पर व्याकरण को पुल्लिंग के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके अलावा हमें कुछ विचारक भी ऐसे पढ़ने को मिलते हैं जिन विचारकों ने क्या किया है, इससे व्याकरण को परिभाषित करने का कार्य किया है और
सबसे पहली बात यह निकल के आती है कि व्याकरण संस्कृत भाषा में लिखा गया था, और संस्कृत भाषा के बाद में जैसे जैसे हिंदी भाषा का विकास हुआ, विकास होने के साथ साथ इसको हिंदी भाषा में शामिल कर लिया है। तो संस्कृत भाषा का जो छोटा रूप है, संस्कृत भाषा का जो छोटा रूप है दोस्तों, वो हमें किस में पढ़ने को मिलता है, वो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ने को मिलता है। जैसे सबसे पहले संस्कृत भाषा, संस्कृत के बाद में पाली, पाली का जो विकसित रूप है वो हमें प्राकृत, प्राकृत के बाद में अवहट, अवहट के बाद में अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद में जो भाषा हमें पढ़ने को मिलती है, कहने का मतलब हिंदी भाषा का जो विकास है वो हमें काफी बाद में हुआ था। इसलिए संस्कृत में सबसे पहले व्याकरण कौन सी भाषा में रची गई थी, संस्कृत में रची गई थी। संस्कृत में इसका विस्तारित रूप है, और हिंदी के अंतर्गत उसको क्या कर लिया था, ग्रहण कर लिया गया था। तो इसका छोटा रूप हमें हिंदी में पढ़ने को मिलता है। लेकिन संस्कृत साहित्य के ऐसे विद्वान जिन्होंने व्याकरण शब्द को परिभाषित करने का कार्य किया, उसमें हमें सबसे पहले एक विचारक पढ़ने को मिलता है, एक विद्वान जिसको महर्षि पतंजलि, महर्षि पतंजलि, महर्षि पतंजलि, और महर्षि पतंजलि के अनुसार एक और विचारक किशोरीदास, किशोरीदास वाजपेयी। दोस्तों महर्षि पतंजलि और महर्षि पतंजलि के साथ में किशोरीदास वाजपेयी, इन दोनों ने व्याकरण को शब्दानुशासन कहकर पुकारा है। क्या कहकर पुकारा है, शब्दा अनुशासन कहकर पुकारा है। कहने का तात्पर्य यह कि शब्दों का अनुशासित और व्यवस्थित रूप यदि हमें जिस शास्त्र में पढ़ने को मिलता है उसे व्याकरण के नाम से ही पुकारा जाता है। इसके अलावा किशोरीदास वाजपेयी के इस व्याकरण को भाषा का भूगोल कहकर भी पुकारा है, भाषा का भूगोल कहकर पुकारा है। और इसके अलावा किशोरीदास वाजपेयी ने इसको भाषा का मेरुदंड की संज्ञा दी है, भाषा का मेरुदंड की संज्ञा दी है। कहने का तात्पर्य ये कि जिस प्रकार शारीरिक संरचना होती है, इसके अंतर्गत शारीरिक संरचना में मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी का जिस प्रकार से महत्वपूर्ण योगदान होता है, भाषा के अंतर्गत व्याकरण का भी उसी प्रकार का योगदान होता है। तो व्याकरण को परिभाषित करने का कार्य सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि और किशोरीदास वाजपेयी के द्वारा किया गया। महर्षि पतंजलि और किशोरीदास ने सम्मिलित रूप से इस व्याकरण को शब्दानुशासन कहकर पुकारा है, और किशोरीदास वाजपेयी ने इस व्याकरण को भाषा का भूगोल और भाषा का भूगोल के साथ में भाषा का मेरुदंड की संज्ञा दी है। और इसके अलावा एक और विचारक हमें यहां पर पढ़ने को मिलता है जिसका नाम है डॉक्टर स्वीट मोदी, डॉक्टर स्वीट मोदी। और डॉक्टर स्वीट मोदी ने इस व्याकरण को भाषा का, डॉक्टर स्वीट मोदी ने व्याकरण को भाषा का व्यावहारिक विश्लेषण, भाषा का व्यावहारिक विश्लेषण कहकर पुकारा है। इस प्रकार तीन ऐसे विचारक हमें पढ़ने को मिलते हैं। इन तीनों विचारकों ने दोस्तों किसको परिभाषित करने का कार्य किया, व्याकरण को परिभाषित करने का कार्य किया है। डॉक्टर स्वीट मोदी कहते हैं कि भाषा
व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है, यानी विस्तार पूर्वक यदि भाषा की जानकारी हमें प्राप्त करनी है तो उससे पहले हमें सर्वप्रथम किसका ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा? सर्वप्रथम हमें व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर दोस्तों व्याकरण को एक शास्त्र की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? व्याकरण को एक शास्त्र की संज्ञा दी गई है कि व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसमें बालकों को, व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसमें बालकों को शब्दों का, जिसमें बालकों को शब्दों का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध लेखन एवं शुद्ध प्रयोग करना सिखाया जाता है। शुद्ध प्रयोग करना सिखाया जाता है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर ऐसा कह सकते हैं, समझते हैं कि व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसमें बालकों को शब्दों का शुद्ध उच्चारण, इसके अलावा शुद्ध लेखन, और शुद्ध लेखन के साथ में बालकों को उस भाषा के शब्दों का शुद्ध प्रयोग करना जो सिखाया जाता है दोस्तों, वो किसके अंतर्गत सिखाया जाता है? व्याकरण के अंतर्गत सिखाया जाता है। तो एक बार फिर से चर्चा करते हैं कि व्याकरण वी तथा आ उपसर्ग संस्कृत की करी धातु हिंदी के अन प्रत्यय के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विश्लेषण करना होता है। एक बात क्लियर? व्याकरण को जानने वाले को व्याकरण के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा 6 वेदांगों में भी इसको मुख्य संज्ञा दी गई, और लिंग के आधार पर व्याकरण शब्द क्या माना जाता है? पुल्लिंग माना जाता है। सबसे पहले व्याकरण वो संस्कृत में रचा गया था, उसके बाद में हिंदी भाषा में इसको शामिल किया गया, क्योंकि सभी भाषाओं की जननी कौन सी भाषा मानी जाती? संस्कृत भाषा मानी जाती है। जैसे जैसे हिंदी भाषा का आगे विकास हुआ, संस्कृत का जो व्याकरण था, व्याकरण शास्त्र को हिंदी के अंतर्गत क्या किया दोस्तों? शामिल किया गया। परिभाषित करने का कार्य महर्षि पतंजलि और किशोरीदास वाजपेयी ने सबसे पहले किया कि शब्दों का अनुशासित रूप यदि हमें देखने को मिलता है तो सबसे पहले व्याकरण में, और किशोरीदास वाजपेयी ने व्याकरण को भाषा का भूगोल और भाषा का मेरुदंड कहकर पुकारा है, और स्विट मोदे ने इसको भाषा का व्यावहारिक विश्लेषण कहकर पुकारा है। इन परिभाषाओं के आधार पर कह सकते हैं कि व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसमें बालकों को शब्दों का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन एवं उनका शुद्ध प्रयोग करना सिखाया जाता है। इसके बाद में चर्चा करते हैं व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग दोस्तों, व्याकरण के मुख्य रूप से 4 अंग माने जाते हैं। व्याकरण के मुख्य रूप से कितने अंग माने जाते हैं? 4 अंग माने जाते हैं। व्याकरण के मुख्य रूप से 4 अंग माने जाते हैं। 4 में सबसे पहला हमें पढ़ने को मिलता है वर्ण विचार, दूसरा हमें पढ़ने को मिलता है शब्द विचार, शब्द विचार के साथ में तीसरा हमें पढ़ने को मिलता है पद विचार, और पद विचार के साथ में दोस्तों चौथा जो हमें पढ़ने को मिलता है वो मिलता है वाक्य विचार। वाक्य विचार व्याकरण के मुख्य रूप से 4 अंग माने जाते हैं। 4 में सबसे पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा पद विचार, और चौथा जो हमें पढ़ने को मिलता है वो वाक्य विचार। एक विचारक जिसका नाम हमें कामता प्रसाद गुरु पढ़ने को मिलता है। कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्ण विचारों के अंतर्गत वर्णों के प्रकार, इसके अलावा उसके आकार, और इसके अलावा उनका जो उच्चारण है, उच्चारण स्थान वगैरह, उन उच्चारण स्थान वगैरह का जो अध्ययन है वो अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? वर्ण विचारों के अंतर्गत किया जाता है कि वर्ण की उत्पत्ति, स्वर व्यंजन वर्ण, उनके प्रकार एवं उनके आकार, उच्चारण स्थान
प्रेतन विधि के आधार पर वर्ण है, ये सारे की सारी स्थितियां वर्ण विचार के अंतर्गत पढ़ी जाती है। इस बात को स्वीकार करने वाला विचारक का नाम है कामता प्रसाद गुरु। इसके अलावा शब्द विचारों के अंतर्गत शब्द की उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के माने जाते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के माने जाते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और इसके अलावा संकर, जिनको मिश्रित शब्द कहते हैं, उनका जो अध्ययन है वो दोस्तों किसके अंतर्गत करते हैं? वो शब्द विचारों के अंतर्गत करते हैं। इसके अलावा व्युत्पत्ति रचना के आधार पर भी शब्द 3 प्रकार के माने जाते हैं, एक रूढ़ शब्द, एक यौगिक शब्द और एक योग रूढ़ शब्द। और इसके अलावा अर्थ के आधार पर भी शब्द 3 प्रकार के माने जाते हैं, जिसमें एक वाचक शब्द, दूसरा लक्षक शब्द और तीसरा जो शब्द माना जाता है वो व्यंजक शब्द माना जाता है। और इसके अलावा जो विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, इन सबको भी किस में शामिल किया जाता है? शब्द विचार के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और पद निर्माण की प्रक्रिया है वो पद विचार के अंतर्गत, और वाक्यों का निर्माण और वाक्यों के जो प्रकार है उसका जो अध्ययन है वो दोस्तों किसके अंतर्गत किया जाता है? वाक्य विचार के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें से सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे किसका? वर्ण विचारों का। किसका अध्ययन करेंगे दोस्तों? सबसे पहले अध्ययन हम वर्ण विचारों का करेंगे, और जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण की परिभाषा। किसकी परिभाषा? वर्ण की परिभाषा। पहला प्रश्न यही निकल के आता है कि वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा के जो इकाइयां होती है, भाषा की इकाइयां 5 मानी जाती है। भाषा की इकाइयां कितनी मानी जाती? 5 मानी जाती है। भाषा की इकाइयां दोस्तों, भाषा की 5 इकाइयां मानी जाती है, और 5 में से सबसे पहली जो इकाई है वो होती है ध्वनि। ध्वनि के बाद में वर्ण होता है, और वर्ण के बाद में शब्द, शब्द के बाद में पद, और पद के बाद में वाक्य होता है। ये भाषा की कितनी इकाइयां मानी जाती है? 5 इकाइयां मानी जाती हैं। ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और पद के साथ में वाक्य। तो हमारे मुख से निकलने वाली जो प्रत्येक स्वतंत्र आवाज होती है, हमारे मुख से निकलने वाली, हमारे मुख से निकलने वाली, हमारे मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज, प्रत्येक स्वतंत्र आवाज दोस्तों ध्वनि कहलाती है। हमारे मुख से निकलने वाले प्रत्येक स्वतंत्र आवाज क्या कहलाती? ध्वनि कहलाती है। और भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या फिर इकाई होती है इसकी दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या इकाई, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। हमारे मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज तो ध्वनि कहलाती है, क्योंकि भाषा की इकाइयों में पहली ध्वनि मानी जाती है और दूसरा वर्ण माने जाते हैं। इधर व्याकरण के अंगों में वर्ण विचारों को सबसे पहले शामिल किया जाता है। तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे किस नाम से पुकारा जाता है? उसे वर्ण कहते हैं। अथवा ऐसी ध्वनि जिसका हम अंतिम विभाजन कर देते हैं दोस्तों। क्या कर देते हैं? जिसका हम अंतिम विभाजन कर देते हैं, और अंतिम विभाजन करने के बाद में हम उसका अन्य विभाजन, कौन सा विभाजन? हम उसका अन्य विभाजन नहीं कर सकते हैं, तब वह छोटी से छोटी ध्वनि क्या कहलाती है?
वर्ण कहलाती है। कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। अथवा ऐसी ध्वनि जिसका हम अंतिम विभाजन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अंतिम विभाजन कर देते हैं। और अंतिम विभाजन करने के बाद में अन्य कोई भी विभाजन नहीं कर सकते, तब वह छोटी से छोटी ध्वनि क्या कहलाती है दोस्तों? वर्ण कहलाती है। जैसे जैसे सबसे पहले जैसे मैं क लिखता हूं तो क तो एक अक्षर है। ऐसे ध्वनियां जिनका उच्चारण जीवा के एक झटके से हो जाता है उसे अक्षर। लेकिन इसका तो हम विभाजन कर सकते हैं। क, च, ते, ते और पे। क का क प्लस ए, च का च प्लस ए, टे का टे प्लस ए, ते का ते प्लस ए और पे का पे प्लस ए। यहां पर हमने क्या किया? अंतिम विभाजन कर दिया। अंतिम विभाजन करने के बाद में इनका अन्य कोई विभाजन नहीं किया जा सकता है, तब ये छोटे से छोटी ध्वनि क्या कहलाती है? क नहीं होकर क की ध्वनि है, ये च नहीं होकर च की ध्वनि है, ये पे नहीं होकर पे की ध्वनि। तो ये भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है इकाई है, जिसको दोस्तों क्या कहते हैं? ऐसे वर्ण के नाम से पुकारा जाता है। इसके बाद में जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न बनता है कि वर्णों के भेद। वर्णों के भेद। तो हिंदी भाषा में जो वर्ण होते हैं ना वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के माने जाते हैं? हिंदी भाषा में जो वर्ण होते हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के माने जाते हैं। और 2 में सबसे पहला हमें पढ़ने को मिलता है स्वर वर्ण, और इसके साथ में दोस्तों दूसरा हमें पढ़ने को मिलता है व्यंजन वर्ण। वर्ण मुख्य रूप से कितने प्रकार के माने जाते हैं? वर्ण दोस्तों मुख्य रूप से हिंदी में 2 प्रकार के माने जाते हैं, जिसमें एक होता है स्वर वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण। जिसमें से सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, सबसे पहले हम स्वर वर्णों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अध्ययन करते हैं सबसे पहले अध्ययन करते हैं स्वर वर्ण। हिंदी भाषा में वर्ण मुख्य रूप से 2 प्रकार के माने जाते हैं, और 2 में सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं स्वर वर्णों का। सबसे पहले इसकी सामान्य परिभाषा, स्वर वर्णों की सामान्य परिभाषा का अध्ययन करते हैं कि सामान्यतः 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 मुख से सामान्यतः मुख से स्वतः उच्चारित होने वाली ध्वनियां, सामान्यतः मुख से स्वतः उच्चारित होने वाली ध्वनियां, सामान्यतः मुख से स्वतः उच्चारित होने वाली ध्वनियां दोस्तों स्वर वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? स्वर वर्ण कहलाती है। सामान्यतः मुख से स्वतः उच्चारित होने वाली, अपने आप उच्चारित होने वाली ध्वनियां क्या कहलाती? स्वतः का मतलब होता है अपने आप। यहां पर 2 प्रकार की परिभाषा निकल के आती कि उच्चारित जो शब्द है ये उच्चारण से बना है। उच्चारित शब्द किससे बना है? उच्चारण से बना है। और उच्चारण का अर्थ क्या होता है? उच्चारण का अर्थ दोस्तों बोलना होता है। तो यहां पर 2 प्रकार की परिभाषा निकल के आ रही कि सामान्यतः मुख से स्वतः, स्वतः यानी अपने आप उच्चारित होने वाली ध्वनियां, या फिर अपने आप बोली जाने वाली ध्वनियां क्या कहलाती? स्वर वर्ण कहलाती। अब प्रश्न ये निकल के आता है कि अपने आप उच्चारित कैसे होती? कहने का मतलब कि
स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख में क्या होते हैं? 8 प्रकार के उच्चारण स्थान होते हैं। हमारे मुख में उच्चारण स्थान होते हैं और उन उच्चारण स्थानों पर किसी भी प्रकार की रुकावट, बाधा या संघर्ष की स्थिति पैदा नहीं होती है। कहने का मतलब हमारे फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु, हमारे फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु मुख में बिना किसी रुकावट, मुख में बिना किसी रुकावट ऑब्लिक बिना किसी बाधा और बिना किसी संघर्ष के ही बाहर निकल जाती है, तो वह ध्वनि स्वर वर्ण कहलाती है। कहने का मतलब मुख में जो उच्चारण स्थान होते हैं उन स्वर वर्णों का उच्चारण करने पर उन उच्चारण स्थानों के साथ में किसी भी प्रकार की रुकावट, बाधा और संघर्ष पैदा नहीं होता है। हमारे फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु मुख में बिना किसी रुकावट, बिना किसी बाधा और बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी संघर्ष के सीधी मुख से बाहर निकल जाती है, तो वह ध्वनि क्या कहलाती है? स्वर वर्ण कहलाती है। और हिंदी भाषा में स्वर वर्णों की जो संख्या होती है, हिंदी भाषा में स्वर वर्णों की जो संख्या होती है वो दोस्तों कितनी मानी जाती है? तो हिंदी भाषा में स्वर वर्णों की संख्या 11 मानी जाती है, जिसमें ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इसके साथ में री, ए, आई, ओ और औ हिंदी भाषा में स्वर वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? 11 मानी जाती है। ए, आ, छोटी ई, छोटा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, री, ए, आई, ओ और औ। हिंदी भाषा में स्वर वर्णों की संख्या 11 मानी जाती है। इनमें से यदि परिभाषा के अनुसार देखें तो री का जो उच्चारण होता है, इस री के उच्चारण में परिभाषा के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है कि मुख में बिना किसी रुकावट, बिना किसी बाधा और बिना किसी संघर्ष के यदि कोई ध्वनि मुख से बाहर निकलती है तो वो स्वर वर्ण कहलाती है। लेकिन जब री का उच्चारण करते हैं तो मुख में बाधा, संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। लेकिन महर्षि पाणिनि के द्वारा सबसे पहले जब स्वर वर्णों का वर्गीकरण किया तो उस आधार पर री को भी किसके अंतर्गत शामिल किया गया? री को भी दोस्तों स्वर वर्णों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इस आधार पर स्वर वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? 11 मानी जाती है। इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे स्वर वर्णों का वर्गीकरण। स्वर वर्णों का वर्गीकरण। दोस्तों स्वर वर्णों का जो वर्गीकरण है वो 5 आधारों पर किया जाता है। स्वर वर्णों का जो वर्गीकरण है वो कितने आधारों पर किया जाता है? 5 आधारों पर किया जाता है। 5 में सबसे पहला वर्गीकरण हमें पढ़ने को मिलता है मात्रा काल के आधार पर। मात्रा काल के आधार पर। इसके बाद में दूसरा हमें पढ़ने को मिलता है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर। तीसरा हमें पढ़ने को पड़ता है जीव्या के उत्थापित आधार पर। जीव्या के उत्थापित आधार पर। चौथा हमें पढ़ने को मिलता है ओष्ठों की गोलाई के आधार पर। ओष्ठों की गोलाई के आधार पर। और दोस्तों पांचवा हमें पढ़ने को मिलता है मुख आकृति के आधार पर। मुख आकृति के
आधार पर। ठीक है, तो स्वर वर्ण को जो वर्गीकरण है वो मुख्य रूप से कितने आधारों पर किया जाता है? 5 आधारों पर। सबसे पहले मात्रा काल के आधार पर, दूसरा उच्चारण के आधार पर, तीसरा जीव्या के उत्थापित आधार पर, चौथा ओष्ठों की गोलाई के आधार पर, और पांचवा होता है वो मुख आकृति के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है, जिनका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो एक बार फिर से चर्चा करते हैं कि हिंदी भाषा में जो वर्ण होते हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। 2 में सबसे पहले अध्ययन करें स्वर वर्णों का। 2 प्रकार की परिभाषा हमें यहां पर पढ़ने को मिल रही है। मुख से स्वतः यानी अपने आप उच्चारित यानी बोली जाने वाली जो ध्वनियां होती है वो स्वर वर्ण कहलाती हैं। अर्थात किसी भी ध्वनि का उच्चारण करते समय हमारे फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु मुख में बिना किसी रुकावट, बिना किसी बाधा और बिना किसी संघर्ष के सीधी मुख से बाहर निकलती है तो वो ध्वनि स्वर वर्ण कहलाती है। हिंदी भाषा में स्वर वर्णों की संख्या 11 मानी जाती है और इन 11 स्वर वर्णों का जो वर्गीकरण वो कितने आधार पर किया जाता है? 5 आधारों पर किया जाता है, जिसमें सबसे पहला मात्रा काल के आधार पर, दूसरा उच्चारण के आधार पर, तीसरा जीव्या के उत्थापित आधार पर, तीसरा ओष्ठों की गोलाई के आधार पर और चौथा है वो मुख आकृति के आधार पर माना जाता है। तो सबसे पहले अध्ययन करते हैं वर्गीकरण में सबसे पहले अध्ययन करते हैं मात्रा काल के आधार पर। मात्रा काल के आधार पर, मात्रा काल के आधार पर। अब दोस्तों यहां पर सबसे पहला प्रश्न यह बनता है कि मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा किसे कहते हैं और मात्राएं कितने प्रकार की होती है जिनका उच्चारण करने पर? तो पहले लिखा हुआ मात्रा और उसके बाद में लिखा हुआ काल। काल का अर्थ होता है समय। कहने का मतलब 11 जो स्वर वर्ण है, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11। 11 स्वर वर्ण। 11 में ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, री, ए, आई, ओ और औ। ठीक है, 11 स्वर वर्ण है। इधर लिखा हुआ मात्रा और आगे लिखा हुआ काल। काल का अर्थ होता समय। 11 स्वर वर्णों का यदि दोस्तों हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने के बाद में उच्चारण करने में सब में बराबर समय नहीं लगता है। 11 स्वर वर्णों का उच्चारण करते हैं और उच्चारण करने पर 11 के 11 स्वरों में बराबर समय नहीं लगता है। तो परिभाषा भी इसी आधार पर निकल के आती है कि 11 में से किसी भी वर्ण का, 11 में से किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर, 11 में से किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर लगने वाला समय, लगने वाला समय उस वर्ण की मात्रा कहलाता है। उस वर्ण की क्या कहलाता है दोस्तों? मात्रा कहलाता है। उस वर्ण की मात्रा कहलाता है। 11 स्वर वर्ण है और 11 में से यहां पर लिखा है किसी भी वर्ण का, 11 में से किसी का भी उच्चारण करेंगे बराबर समय नहीं लगेगा। तो 11 में से किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर लगने वाला समय उस वर्ण की, कहने का मतलब जिस वर्ण का हम उच्चारण करते हैं, क्या करते हैं? जिस वर्ण का हम उच्चारण करते हैं और उस वर्ण में लगने वाला, उस वर्ण में लगने वाला समय उस वर्ण में, 11 में से किसी को बोल रहे हैं और जिस वर्ण का उच्चारण करने पर जितना समय लगता है वो क्या कहलाता है? वो उसी वर्ण की मात्रा कहलाता है। और मात्रा काल के आधार पर हिंदी में जो वर्ण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। क्योंकि मात्राएं 2 प्रकार की होती है, ह्रस्व स्वर
ह्रस्व स्वर की गणना करने पर उसकी संख्या 1 निकल के आती है, और दीर्घ स्वरों की गणना करने पर वहां पर जो मात्राओं की संख्या है वो 2 निकल के आती है। और मात्राएं ह्रस्व और दीर्घ 2 प्रकार की मात्राएं होती हैं। इनका उच्चारण छंद शास्त्र के अंतर्गत हमें पढ़ने को मिलता है। जब काव्य शास्त्र पढ़ेंगे वहां पर विस्तार पूर्वक इसका अध्ययन करेंगे। तो हिंदी में मात्रा काल के आधार पर स्वरवर्ण मुख्य रूप से 2 प्रकार के माने जाते हैं। और संस्कृत की यदि बात करें साथ में जोड़ दें तो संस्कृत में एक प्लुत स्वर और माना जाता है। हिंदी में स्वर मुख्य रूप से मात्रा काल के आधार पर 2 प्रकार के माने जाते हैं, एक ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। और संस्कृत में 3 माने जाते हैं, तो तीसरा कौन सा माना जाता है? प्लुत स्वर। दोस्तों ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वरों को क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। और मूल स्वर के साथ में इनको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है। दीर्घ स्वरों को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। और द्विमात्रिक स्वरों के साथ में इनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। संयुक्त स्वर भी कहते हैं। और संयुक्त स्वर के साथ में इनको संधि स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व का अर्थ है यदि वैसे ग्रहण किया जाता है तो ह्रस्व का अर्थ छोटा होता है और दीर्घ का अर्थ बड़ा होता है। लेकिन यहां पर हम ह्रस्व का अर्थ मात्रा काल, काल का मतलब समय, समय के आधार पर हम कम और ज्यादा ले सकते हैं। ह्रस्व का अर्थ कम ग्रहण कर सकते हैं और दीर्घ का जो अर्थ है वो क्या ग्रहण कर सकते हैं? अधिक ग्रहण कर सकते हैं। तो 11 में से कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण करने पर, जिनका क्या करने पर? उच्चारण करने पर यदि कम से कम समय लगता है दोस्तों, कम से कम, कम से कम समय लगता है तो वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व का अर्थ वैसे छोटा होता है, दीर्घ का बड़ा होता है, लेकिन मात्रा काल के आधार पर हम ह्रस्व का अर्थ कम ग्रहण कर सकते हैं और दीर्घ का अर्थ वो अधिक ग्रहण कर सकते हैं। तो 11 में से किसी भी वर्ण का, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण करने में कम से कम समय लगता है तो वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और इनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता है तो ये मूल स्वर कहलाते हैं। और इनमें यहां पर एक लिखा हुआ है, आगे मात्रा लिखा हुआ है, तो एक ही मात्रा का प्रयोग होने के कारण ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? ये एक मात्रिक स्वर कहलाते हैं। और ह्रस्व स्वरों की जो संख्या होती है वो 11 में से कितनी मानी जाती है? ह्रस्व स्वरों की संख्या 11 में से 4 मानी जाती है। इन 4 में ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये 4 ह्रस्व स्वर माने जाते हैं। उसके बाद में बाकी जो 7 बचते हैं उनको दीर्घ स्वरों में शामिल किया जाता है कि 11 में से कुछ वर्ण ऐसे भी है, 11 में से कुछ वर्ण ऐसे भी है जिनका उच्चारण करने से ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है या फिर दुगुना समय लगता है। ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है। इनमें द्वि का अर्थ होता है 2, इनमें 2 मात्राओं का प्रयोग होता है, तब क्या कहलाते हैं ये? द्विमात्रिक स्वर। ये 2 स्वरों के मेल से बने हुए होते हैं। किनके? ये 2 स्वर वर्णों के मेल से, 2 स्वर वर्णों के मेल से बने हुए होते हैं, इसलिए इनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। और साथ में संधि इस पर आधारित होती है, स्वर संधि, इसलिए इनको संधि स्वर या फिर संध्याक्षर के नाम से भी इनको पुकारा जाता है। तो ह्रस्व स्वर से उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। कितना लगता है दोस्तों? ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है तो वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। 2 मात्राओं का प्रयोग होता है तो ये द्विमात्रिक कहलाते हैं। और 2 स्वरों के मेल से बने हुए होते हैं इसलिए संयुक्त स्वर कहलाते हैं। और संधि इन पर आधारित होती है इसलिए इसको संध्याक्षर के नाम से या फिर संधि स्वर के नाम से भी इनको जांचा जाता है। और दीर्घ स्वरों की जो संख्या है वो दोस्तों कितनी मानी जाती है? दीर्घ स्वरों की संख्या 7 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 7 मानी जाती है। 7 में जैसे आ, बड़ी ई,
बड़ा ऊ, इसके साथ में ए, आई, ओ, और दोस्तों ओ के साथ में जो औ है, ये इस आधार पर इनकी संख्या 7 मानी जाती है। यदि एम में कम समय लगता है तो ए प्लस ए बराबर आ बनता है। ए प्लस ए प्लस ए बराबर आ, छोटी ई, और छोटी ई बराबर बड़ी ई, छोटा ओ बराबर बड़ा ओ, ए प्लस ई बराबर ए, ए प्लस ए बराबर आई, ए प्लस ओ बराबर ओ, ए प्लस ओ बराबर औ। ठीक है, इनमें से संयुक्त स्वर दो स्वरों के मेल से बने हुए होते हैं। कितने स्वरों के मेल से? दो स्वरों के मेल से। तो आ, बड़ी ई और बड़ा जो ऊ है, इनको दीर्घ स्वर कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। और इनके बाद में ए प्लस ई, ये दो अलग भिन्न स्वरों के मेल से बने हुए होते हैं। ए प्लस ई बराबर ए, ए प्लस ए बराबर आई, ए प्लस ओ बराबर ओ, और ए प्लस ओ बराबर औ। तो इनको संयुक्त स्वर, इनको दो प्रकार के प्रश्न यहां पर बन रहे। इनको संयुक्त स्वर या फिर इनको संध्याक्षर, यानी इनको संधि स्वर के नाम से भी पुकारा जाता है। तो इनका उच्चारण करने पर यदि ए में कम समय लगता है तो आ में इससे दुगुना समय लगता है, छोटी ई में कम समय लगता है तो बड़ी ई में इससे दुगुना समय लगता है, और यदि छोटी ऊ में कम समय लगता है तो बड़े ऊ के अंतर्गत भी इनसे अधिक समय लगता है। तो परिभाषा भी हमने पढ़ी दीर्घ स्वरों की, कि उच्चारण करने में हरिस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। दोस्तों कितना लगता है? हरिस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। तो दीर्घ स्वर दो मात्राओं का, यदि एक की एक मात्रा है, एक की एक मात्रा है, तो आ की कितनी मात्रा हो जाएगी? दोस्तों आ की दो मात्रा हो जाएगी। तो दो मात्राओं का प्रयोग होने के कारण ये द्विमात्रिक स्वर, और इनमें दो स्वर वर्णों का ही ए प्लस ए बराबर आ, ई प्लस ई बराबर ई, ऊ प्लस ऊ बराबर ए प्लस ई, यहां पर स्वर वर्णों के मेल से बने हुए सारे। तो दो स्वर वर्णों के मेल से बने होने के कारण ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं, और संधि इन पर आधारित होती है, इसलिए इनको संध्याक्षर के नाम से भी पुकारा जाता है। तो हिंदी में तो मात्रा काल के आधार पर स्वर वर्ण मुख्य रूप से दो ही प्रकार के माने जाते हैं, लेकिन संस्कृत में कितने माने जाते हैं? 3 प्रकार के माने जाते हैं। तीसरा कौन सा होता है? 230 होता है प्लुत स्वर। लेकिन प्लुत स्वर की जब परिभाषा हम पढ़ते हैं तो एक बात निकल के आती है कि कोई भी स्वर होता है वो अपने आप में प्लुत नहीं होता है, अपने आप में प्लुत नहीं होता है, लेकिन इस ऊ की ध्वनि का प्रयोग कर देते हैं, और ऊ की ध्वनि का प्रयोग करने के बाद में उच्चारण करने पर हरेस्व स्वर से तिगुना समय, कितना समय? उच्चारण करने पर हरेस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, तो वो क्या कहलाता है? वो प्लुत स्वर कहलाता है। कि कोई भी स्वर अपने आप में कभी प्लुत नहीं होता है, लेकिन ऊ की ध्वनि का प्रयोग करने के बाद में जब हम उच्चारण करते हैं, और उच्चारण करने के बाद में यदि हरिस्व स्वर से तिगुना समय लग जाता है, तब वो क्या कहलाता है? तब वह प्लुत स्वर कहलाता है। और प्लुत स्वर के साथ में इस ऊ की ध्वनि का जब भी प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करने के बाद में इसमें जो लगने वाला समय, वो समय थोड़ा सा बढ़ जाता है। जैसे ए का उच्चारण करते हैं तो ये ए, लेकिन इस ध्वनि का साथ में ओ का प्रयोग करने के बाद में ये ए इस प्रकार से कहलाएगा। जैसे मैं यहां पर एक शब्द लिखता हूं ओम, इसको बोलने पर ओम ही बोला जाता है, और यदि इसको भी यदि लिखता हूं तो इसको ओम भी बोला जाता है, लेकिन इसे
ओ के बाद में प्लुत स्वर के इस चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है। और फिर यदि मैं इसको बोलता हूं तो इसको ओ नहीं बोलकर, ओम नहीं बोलकर इसको ओम, इस प्रकार से इसकी ध्वनि को लंबी करके बोला जाता है। तो सीधी सी बात है, 11 स्वर वर्णों में किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर यदि कम से कम समय लगता है तो हरिस्वर स्वर कहलाता है, सीधी परिभाषा। और हरिस्वर स्वर से दुगुना समय लगता है तो दीर्घ स्वर कहलाता है। और हर्षवर स्वर से दोस्तों तिगुना समय लगता है तो वो क्या कहलाता है? प्लुत स्वर कहलाता है। लेकिन परिभाषा में हमने ये जाना है कि कोई भी स्वर होता है वो अपने आप में प्लुत नहीं होता है। इस ओ की ध्वनि का उच्चारण करने के बाद में हरिस्वर स्वर से 3 गुना समय लगता है, तब वो स्वर क्या कहलाता है? वो प्लुत स्वर कहलाता है। हमें हिंदी के अंतर्गत स्वर 2 ही प्रकार के, हरिस्वर स्वर और दीर्घ स्वर। हरिस्वर स्वरों की संख्या कितनी मानी गई? 4 मानी गई, जिसमें ए, ई, उ और री। और बाकी 7 जो बच गए उनमें से आ, बड़े ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, इनको किस में शामिल किया जाता है? दोस्तों दीर्घ स्वरों में शामिल किया जाता है। तो मात्रा काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के मानेगी? हिंदी भाषा में याद रखना है, 2 ही प्रकार के मानेगी। इसके बाद में अध्ययन करते हैं उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर, किसके आधार पर? दोस्तों उच्चारण के आधार पर भी स्वर वर्ण मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के माने जाते हैं। उच्चारण के आधार पर भी स्वर वर्ण मुख्य रूप से कितने प्रकार के माने जाते हैं? 2 ही प्रकार के माने जाते हैं। 2 प्रकारों में हमें सबसे पहले पढ़ने को मिलता है अनुनासिक स्वर। सबसे पहला हमें पढ़ने को मिलता है अनुनासिक स्वर, और दूसरा हमें पढ़ने को मिलता है अनुनासिक। अनुनासिक या फिर निरनुनासिक। अनुनासिक स्वर या निरनुनासिक स्वर। उच्चारण के आधार पर स्वर मुख्य रूप से कितने प्रकार के माने जाते हैं? तो दोस्तों उच्चारण के आधार पर स्वर मुख्य रूप से 2 प्रकार के माने जाते हैं। 2 में सबसे पहला अनुनासिक स्वर, और दूसरा जो है वो अनुनासिक, अनुनासिक, या फिर इनको निरनुनासिक शब्दों के नाम से भी पुकारा जाता है। अब बात सबसे पहले परिभाषा की बात करते हैं कि अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं। तो 11 जो स्वर वर्ण है, इसमें से किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर, 11 में से किसी भी स्वर वर्ण का उच्चारण करने पर श्वास वायु, किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर श्वास वायु मुख एवं नासिका, श्वास वायु मुख एवं नासिका, इन दोनों से बाहर निकलती है। ठीक है, अनु का मतलब सहित, और अन और निर का अर्थ होता है रहित। तो सबसे पहले परिभाषा की बात करें अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर की परिभाषा निकल के आती है कि 11 स्वर वर्ण है, और 11 में से किसी भी वर्ण का यदि उच्चारण करते हैं और उच्चारण करने पर जो श्वास वायु है ये मुख एवं नासिका, मुख एवं नासिका दोनों से बाहर निकलती है, तो वह क्या कहलाता है? वह अनुनासिक स्वर कहलाता है। यहां पर अनुनासिक, अनुनासिक शब्द वो अन प्लस अनुनासिक, अन प्लस अनुनासिक, या फिर निर प्लस अनुनासिक, निर प्लस अनुनासिक। तो अन का अर्थ भी रहित होता है और निर का अर्थ भी क्या होता है? रहित होता है। आगे लिखा हुआ नासिका, उच्चारण करने पर श्वास वायु केवल मुख से ही बाहर निकलती है। 11 स्वर वर्णों का उच्चारण करने पर श्वास वायु केवल मुख से बाहर निकलती है, तो वो निर्नुनासिक या फिर अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। और श्वास वायु मुख एवं नासिका दोनों से बाहर निकलती है, तो दोस्तों वो क्या कहलाता है? अनुनासिक। और इस अनुनासिक रूप को दर्शाने के लिए यहां पर प्रश्न एक पूछा जा चुका है कि किसी भी स्वर के अनुनासिक रूप को दर्शाने के लिए उसके साथ में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों उसके साथ में चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे 11 स्वर वर्ण है, कितने? 11 स्वर वर्ण है। ए, आ, छोटी ई,
बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, इसके साथ में ए, आई, ओ और औ। इनके साथ में यदि चंद्र बिंदु का प्रयोग कर देते तो चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं ये अनुनासिक, इनका उच्चारण करने पर श्वास वायु मुख और नासिका दोनों से बाहर निकलेगी। तो अब यहां पर लगा नहीं सकते तो इसको अनुस्वार के रूप में लगा देंगे। और री पर कभी भी चंद्र बिंदु और अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए वर्गीकरण और उच्चारण में इसको शामिल नहीं किया जाता है। फिर ए, यहां पर भी क्या लगा देंगे, अनुस्वार लगा देंगे। ठीक है, तो अनुनासिक रूप को दर्शाने के लिए उसके साथ में चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ में ये जो 11 स्वर लिखे हुए हैं, और ये 11 जो मूल स्वर होते हैं, क्या होते हैं, 11 मूल स्वर। ये मूल स्वर होते हैं, ये निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इसके साथ में री, री के साथ में ए के साथ में आई, ओ और औ। ठीक है, इनके साथ में यदि चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे, चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये मूल स्वर, दोस्तों मूल स्वर होते हैं वो अनुनासिक और निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं। और जिनके साथ में चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है वो अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। तो उच्चारण के आधार पर भी स्वर मुख्य रूप से कितने प्रकार के, 2 प्रकार के माने जाते हैं, अनुनासिक स्वर और निर्नुनासिक। श्वास वायु 11 स्वर वर्णों में से किसी का भी उच्चारण करते हैं तो श्वास वायु मुख्य और नासिका दोनों से बाहर निकलती है, मुख्य एवं नासिका दोनों से बाहर निकलती है तो वो अनुनासिक, और केवल मुख से बाहर निकलती है तो वो क्या कहलाता है, अनुनासिक या फिर निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं। इसके बाद में चर्चा करते हैं जीव्या के उत्थापित आधार पर। जीव्या के उत्थापित आधार पर, जीव्या के उत्थापित आधार पर जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के माने जाते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों, 3 प्रकार के माने जाते हैं। और 3 में सबसे पहले हमें पढ़ने को मिलता है अगर, 3 में सबसे पहले हमें पढ़ने को मिलता है अग्र स्वर, उसके बाद में दूसरा हमें पढ़ने को मिलता है मध्य स्वर, और तीसरा हमें पढ़ने को मिलता है वो मिलता है पश्य स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्य स्वर। उच्चारण करने पर जीव्या के आगे वाले भाग में अधिक कंपन होता है तो अग्र स्वर, जीव्या के मध्य वाले भाग में अधिक कंपन होता है तो मध्य स्वर, और पश्य का अर्थ होता है जीव्या का जड़ वाला भाग, यानी जीव्या के जड़ वाले भाग में यदि अधिक कंपन होता है तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो पश्य स्वर है। अगर का मतलब आगे, जीव्या के आगे वाले भाग में अधिक कंपन होता है तो अग्र स्वर, मध्य वाले भाग में अधिक कंपन होता है तो मध्य स्वर, और इसके साथ ही पश्य यानी जड़ वाले भाग में अधिक कंपन होता है तो दोस्तों वो क्या कहलाता है, पश्य या जड़ स्वर कहलाते हैं। अग्र स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है, 4 मानी जाती है। जैसे ई, ए आई, ई, ए आई, इनका उच्चारण करने पर जीव्या के अग्र वाले भाग में अधिक कंपन होता है, और ए का उच्चारण करते हैं तो जीव्या के मध्य वाले भाग में कंपन होता है। और बाकी जितने बच गए, जैसे आ बच गए, आ के साथ में ओ बच गए, और इसके साथ में क्या बच गए दोस्तों, ओ औ बच गए। तो आ, ओ औ, इनका जो उच्चारण है, उच्चारण करने के बाद में जीव्या के पश्य यानी जड़ वाले भाग में अधिक कंपन होता है तो ये इनकी भी संख्या कितनी मानी जाती है, 5 मानी जाती है। तो आगे वाले भाग में अधिक कंपन होता है उच्चारण करने पर, 11 स्वर वर्ण है और 11 का उच्चारण करने पर जीव्या के आगे वाले भाग में अधिक कंपन होता है तो वो अग्र स्वर ई, ए आई, मध्य वाले भाग में अधिक कंपन होता है तो वो एक स्वर
ए, और इसके साथ में जड़ यानी पस्से वाले भाग में अधिक कंपन होता है तो वो पस्से या फिर जड़ स्वर के नाम से उनको पुकारा जाता है। इसके बाद में एक और वर्गीकरण पढ़ने को मिलता है ओष्ठों की गोलाई के आधार पर। किसके आधार पर? ओष्ठों की गोलाई के आधार पर। ओष्ठों की गोलाई के आधार पर। तो ओष्ठों की गोलाई के आधार पर भी स्वर वर्णों का वर्गीकरण है वो दोस्तों दो आधारों पर किया जाता है, और इन दो आधारों में सबसे पहले हमें पढ़ने को मिलता है वृत्ताकार, वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर, वृत्ताकार या फिर वृत्तमुखी स्वर। और दूसरा हमें पढ़ने को मिलता है अवृत्ताकार, अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी स्वर, अवृत्ताकार या फिर अवृत्तमुखी स्वर। वृत्ताकार का मतलब गोल सा 11 स्वर वर्ण है, और इनका उच्चारण करने पर ओष्ठों का आकार यदि गोल सा हो जाता है, कैसा हो जाता है? ओष्ठों का आकार गोल सा हो जाता है तो वृत्ताकार या फिर वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। और वृत्ताकार स्वरों की जो संख्या होती है वो 4 मानी जाती है। कितनी? 4 मानी जाती है। उ, बड़ा उ, ओ और औ। 11 स्वर वर्णों में से 4 वर्ण ऐसे मिलते हैं जिनका उच्चारण करने पर ओष्ठों का जो आकार है वो दोस्तों गोल सा, गोल जैसा हो जाता है, तब वृत्ताकार होता है। और ए का अर्थ नहीं होता है, उच्चारण करने पर ओष्ठों का आकार है वो गोल सा नहीं होकर आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे हो जाता है, आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे हो जाता है तो वो अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। बाकी 11 स्वरों में से जितने भी स्वर बच गए वो सारे के सारे किस श्रेणी में शामिल किए जाते? वो अवृत्ताकार स्वरों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। जैसे ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई। इन स्वरों को किस श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया जाता है? इनको अवृत्ताकार, क्योंकि इनका उच्चारण करने पर ओष्ठों का जो आकार है वो गोल सा नहीं होकर ऊपर नीचे या फिर आगे पीछे हो जाता है। और इसके बाद में दोस्तों लास्ट में, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम इसका लास्ट वर्गीकरण है, और वो है मुख्य आकृति के आधार पर। किसका आधार पर? मुख की, मुख आकृति के आधार पर। तो मुख्य आकृति के आधार पर भी स्वरों का जो वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से किया गया है, और 4 में सबसे पहला हमें पढ़ने को मिलता है संवृत स्वर। संवृत के साथ में दोस्तों दूसरा पढ़ने को मिलता है अर्ध संवृत स्वर। तीसरा हमें पढ़ने को मिलता है विवृत स्वर, और विवृत के साथ में दोस्तों चौथा हमें पढ़ने को मिलता है वो मिलता है अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। ठीक है। मुख्य आकृति के आधार पर 11 स्वर वर्णों का जो वर्गीकरण है वो कितने बार आधारों पर किया गया है? 4 आधारों पर किया गया है। संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विवृत स्वर, और विवृत के साथ में जो हमें पढ़ने को मिलता है वो संवृत उच्चारण करने पर मुख का न के बराबर खुलना। मुख के उच्चारण करने पर कितना न के बराबर यदि खुलता है, उच्चारण करने पर मुख का न के बराबर खुलना, न के बराबर खुलना, उच्चारण करने पर मुख का न के बराबर खुलना। यदि मुख्य 11 स्वर वर्ण उनका उच्चारण करने पर जिन स्वर्णों में वर्णों का उच्चारण करने पर मुख कम से कम खुलता है
दोस्तों उनको संवृत वर्णों की श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया जाता है और इनमें स्वर वर्णों की संख्या 4 मानी जाती है, जिसके अंतर्गत उ, ई और ऊ, ई और ऊ इन वर्णों का उच्चारण करने पर मुख कम से कम खुलता है, इनको संवृत स्वर कहते हैं। और अर्ध का मतलब आधा, संवृत से भी थोड़ा कम खुलता है, संवृत से भी थोड़ा कम खुलता है, तो उसे अर्ध संवृत स्वर कहा जाता है। और इनकी संख्या 2 मानी जाती है, ए और ओ, ये 2 अर्ध संवृत। और सर्वाधिक उच्चारण करने में मुख सर्वाधिक खुलता है, उच्चारण करने में मुख सर्वाधिक खुलता है, तो वो एक स्वर मिलता है आ। और अर्ध का मतलब आधा और विवृत, विवृत से थोड़ा कम खुलता है, विवृत से थोड़ा कम खुलता है, तो वो अर्ध विवृत है। बाकी जो बच गए वो ए, आई और औ, ये 3 जो स्वर है, ये 3 स्वर दोस्तों अर्ध विवृत माने जाते हैं। तो मुख आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के माने जाते हैं? 4 प्रकार के माने जाते हैं, जिसमें सबसे पहला संवृत स्वर, उच्चारण करने पर मुख का न के बराबर खुलना। कितने वर्ण माने जाते हैं? 4। छोटी ई, बड़ी ई, ऊ ई ऊ, इनका उच्चारण करने पर मुख कम से कम खुलता है। इधर लिखा हुआ अर्ध का मतलब आधा और संवृत से थोड़ा कम खुलता है, तो वो ए और ओ, और सर्वाधिक खुलता है तो एक स्वर निकल के आता है, वो है आ। और अर्ध विवृत स्वर, विवृत से थोड़ा कम खुलता है तो ए, आई और औ। इस आधार पर स्वर वर्णों का जो वर्गीकरण है वो कितने आधार पर किया गया था दोस्तों? 5 आधार पर। सबसे पहला मात्रा काल के आधार पर, तो मात्रा काल के आधार पर हिंदी में शब्द हमने 2 प्रकार के पढ़े, एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। उच्चारण के आधार पर भी स्वर 2 प्रकार के पढ़े, जिसमें एक अनुनासिक स्वर और एक निर्नुनासिक या फिर अनुनासिक स्वर पढ़े। जीव्या के उत्थापित आधार पर यानी कंपन के आधार पर भी स्वर हमने 3 प्रकार के पढ़े, जिसमें अग्र, मध्य और पश्चे। और ओष्ठों की गोलाई के आधार पर भी दोस्तों स्वर 2 प्रकार के पढ़े, जिसमें एक वृत्ताकार या फिर वृत्तमुखी, दूसरा अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी। और मुखाकृति के आधार पर स्वर मुख्य रूप से 4 प्रकार के हमने पढ़े, जिसमें संवृत, अर्ध संवृत, विवृत और अर्ध विवृत। इसके साथ ही स्वर वर्णों का जो वर्गीकरण है वो कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे व्यंजन वर्णों की परिभाषा और साथ में उनका वर्गीकरण, और वर्गीकरण के साथ में उच्चारण स्थान, और उच्चारण स्थान के साथ में प्रेतन विधि के आधार पर जो वर्ण होते हैं उनका मिला जुला रूप है, वो हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा कर रहे हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।